Hello everyone, welcome to Time Edu sir. So this is our lecture 1.1 and here is the introduction to physics and the physical world. So in this lecture we will know about our physical world. तो देखो जब से ह्यूमन सिविलाइज्ड हुआ है, ह्यूमन के सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग से ही हम इंसान हमेशा से ही क्यूरियस रहे हैं। जो हमारे आसपास का नेचर होता है, जो हमारे पास का दुनिया है, उसको देख के हमेशा से क्यूरियस रहे, हमेशा से जागरूक रहे। चाहे वो रात का तारा हो, चाहे वो रात का आसमान हो, रात के आसमान में साइन करता हुआ रात में ये मून हो, या फिर आपने देखा होगा जब भी आपको दिखता है, कभी फुल मून दिखता है, कभी हाफ मून दिखता है, या ये इस तरीके का मून्स का जो पैटर्न होता है चेंज होने का, इसका पूरा फंक्शन, जैसे कि मून कभी हाफ मून दिखता है आपको, कभी फुल मून दिखता है, तो ये पैटर्न देख के हमेशा से मन में सवाल आता है। शुरू से ही लोगों को ये क्वेश्चनिंग लगा है कि क्यों ऐसा होता है, आखिर मून क्यों इस तरीके से बिहेव करता है, क्यों फुल मून कभी होता है, क्यों कभी हाफ मून होता है, कभी कोई मून होता ही नहीं है, या फिर डे एंड नाइट का होना, कभी दिन होना फिर रात होना। तो इसमें लोगों ने एक पैटर्न ढूंढा कि कितने दिन के बाद दिन होता है, कितने देर के बाद दिन होता है, कितने देर के बाद रात होता है, उसमें टाइम का गैप क्या होता है, रेगुलर डे नाइट का होना। उसके बाद मौसम का चेंज होना, पतझड़ होना, बसंत होना, बरसात मौसम होना। ठीक है, हर जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, आपको मंथ के साथ साथ मौसम बदलते रहता है, तो ये मौसम सब कैसे चेंज हो रहा है, इसको लेके मन में एक जिज्ञासा रहती है लोगों को हमेशा से। शुरू से ही ये चीज रहा है, जब से लोगों का डेवलपमेंट हुआ, जब से इंसानी विकास जब से हुआ तब से ही। जैसे सोलर इक्लिप्स को लेके हो, या ल्यूनर इक्लिप्स को लेके हो, जैसे चंद्र ग्रहण होता है, ये चंद्र ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण को देख के ही शुरू से ही स्टार्टिंग से ही लोगों को लगने लगा कि ये क्या होता है, कैसे हो रहा है, आखिर इसका रीजन क्या है। लोगों के मन में हमेशा से इन सब जो भी ये सब नेचुरल फेनोमेना हो रहा है, इन सब को लेके सवाल शुरू से ही रहा है। चाहे समंदर का वो तूफान हो, या ज्वालामुखी फटता हुआ, या कलरफुल रेनबोज का बनना। So the inquiring and imaginative human mind has responded to the wonder and awe of the nature in different ways. तो ये जो भी नेचुरल फेनोमेनाज हो रहा है हमारे आसपास के सराउंडिंग में, जो भी हम देखते हैं, उसको लेके ह्यूमन माइंड शुरू से ही हमेशा से ही इसको एक वंडर तरीके से लिया। और हर इंसान जिसने भी ऑब्जर्व किया, जिसने भी देखा, अलग अलग तरीके से सबका ऑब्जर्वेशन रहा। ओके, तो एक तरह का रिस्पांस तो ये शुरुआती से ऐसा रहा कि लोगों ने केयरफुली इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने इसमें मीनिंगफुल पैटर्न्स निकाला, रिलेशंस निकाला फिजिकल फेनोमेना में। जैसे कुछ इसका न्यू टूल्स के तरह इंटरेक्ट किया नेचर के साथ। जैसे देखो, जब स्टार्टिंग में सिविलाइजेशन डेवलप हो ही रहा था, उस टाइम में जब इंसान के पास कुछ नहीं था, तो धीरे धीरे करके लोगों ने, जैसे कि मान लो कि हम टाइम का बात करते हैं, अभी आप तो आपके पास वॉच है, तो वॉच में आप टाइम देखते हो और समझ जाते हो कि अभी क्या टाइम हुआ है, कब क्या होना है, हर एक चीज उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली करते हो। लेकिन पहले जब हमारे पास कुछ भी इस तरीके का नहीं था, तो लोगों ने जैसे सन देखा, तो एक रेगुलर इंटरवल पे देखा कि सन का सनराइज हो रहा है, फिर सनसेट हो रहा है, तो इसके पैटर्न, सन के पैटर्न को देख के उन्होंने अपने एक टाइम को उस तरीके से ऑब्जर्व किया, और अपने सारे काम को सन के पोजीशन के अकॉर्डिंगली अपने काम, सारे सारे काम को डिसाइड किया कि कैसे कब क्या करना है। ये जो इंसानी कोशिश रहा शुरुआती से ही कि कैसे हम हर एक चीज को, जो भी नेचुरल फिनोमेना देखा, उसको समझने का कोशिश किया, और उसको लेके जो भी हमारे मन में सवाल आए, और ये सब जाके आज का जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम देखते हैं, ये सब इंसानी कोशिश जो शुरुआत से होते आई है, उसी का नतीजा है, जो आज के सामने आपका जो भी मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी आप देखते हो। सो नेचुरल साइंस, देखो ये सब जो नेचर का स्टडी हम लोग करते हैं, दैट इज नेचुरल साइंस। बेसिकली साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है जानना। Okay, ये लैटिन वर्ड है साइंस, या इसका मतलब होता है जानना। तो साइंस को संस्कृत में विज्ञान कहा जाता है, एंड अरेबिक वर्ल्ड इल्म, इसका भी मतलब विज्ञान, जानना ही होता है, नॉलेज मतलब होता है इसका। साइंस को ब्रॉड सेंस में कहें तो साइंस उतना ही पुराना जितना ह्यूमन स्पेसीज, क्योंकि जब से ह्यूमन स्पेसीज का डेवलपमेंट हुआ, तब से लोगों के मन में जानने की इच्छा शुरुआती से रही। लोग जानते आए, जानते जानते लोगों ने हर एक चीज का रीजन निकाला, करते करते आविष्कार किया, बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे करके सारा इवोल्यूशन होता चला आया। ये अर्ली सिविलाइजेशन, जैसे इजिप्ट सिविलाइजेशन, इंडिया, मेसोपोटामिया, ग्रीस सिविलाइजेशन, ये सब का कंट्रीब्यूशन रहा काफी साइंस के प्रोग्रेस में। ये जो हम आज के टाइम में सारा चीज जानते हैं ना, कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, सारा रीजन, ये सब इन सिविलाइजेशन का ऑब्जर्वेशन जो था, उसका नतीजा है आज के टाइम का। तो फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, देखो 16वीं शताब्दी तक तो बहुत धीरे धीरे करके ग्रोथ हुआ साइंस में। ठीक है, लोगों का जो डेवलपमेंट था, क्योंकि उस तरीके से कम्युनिकेशन डेवलप नहीं था।
तो लोगों का एक एक जनरेशन का जानकारी दूसरे जनरेशन में पहुंचने में बहुत समय लगता था कि लोग सही से उस, क्योंकि दूसरी बात एक दूसरे से कनेक्टिविटी कम था, तो एक जगह पे अगर मान लो डेवलपमेंट हुआ, एक जगह का लोग कुछ जान पाया तो फिर दूसरे जगह के लोगों को जानने में काफी समय लग जाता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि कनेक्टिविटी के अभाव में जो नॉलेज एक जगह पे डेवलप हुआ वो दूसरी जगह जाने में समय लगता था। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद बहुत ज्यादा डेवलपमेंट साइंस और साइंस में बनाए मिला आपको यूरोपियन रीजन में। ओके, लेकिन 20वीं सदी के मिड तक ये साइंस कहीं किसी एक रीजन का ये नहीं रह गया कि बस साइंस यूरोप में है या इस तरह के पर्टिकुलर किसी रीजन में है। ये पूरा एक ग्लोबल इंटरप्राइज बन गया, मतलब हर देश का डेवलपमेंट में योगदान होने लगा। ऐसा नहीं था, शुरू से ही सब कंट्रीज में अपना अपना डेवलपमेंट हो रहा था। जैसे देखो जिस टाइम में एरिस्टोटल या आर्किमिडीज हुए उधर, तो हमारे यहाँ भी ये भास्कराचार्य या आर्यभट्ट भी पैरेलल उस टाइम में ही थे हमारे यहाँ भी। बट एक कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से क्या था कि हम लोग यहाँ का जो नॉलेज है वो नॉलेज कनेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन 20वीं सदी तक आते आते ये पूरा का पूरा ग्लोबल ये बन गया। जैसे अगर भारत में भी कोई डेवलपमेंट हुआ तो वो विश्व के हर कोने में लोगों को पता चला। ये तब हुआ जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट काफी तेजी से होने लगा, लोगों को जब जानकारियां मिलने लगी एक जगह से दूसरे जगह की। तो बात करते हैं साइंस क्या होता है। तो व्हाट इज साइंस? साइंस इज द सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना in much detail, as depth as possible, to use knowledge so gain to predict, modify and control phenomena। तो साइंस क्या है? किसी नेचुरल फेनोमेना जो भी आपके सामने घटता है उसको समझने का एक तरीका है, उसको समझने का एक कोशिश है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने ज्ञान को, अपने प्रिडिक्शन को यूज करते हैं और उससे मॉडिफाई करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उस फेनोमेना को समझने का कोशिश करते हैं। बेसिकली साइंस एक्सप्लोरिंग है, एक्सपेरिमेंटिंग है और प्रिडिक्टिंग है, जो भी हम देखते हैं। जैसे मान लो अगर सपोज पता नहीं कि दिन रात क्या होता है, नहीं होता है सब कुछ, और मान लो हमने सुबह सुबह जैसे अर्थ पे आप हो, मान लो एक टाइम पे सनराइज हुआ, ठीक है, और उसके बाद फिर सनसेट हुआ, रेगुलर ये पैटर्न आपके सामने चलते रहेगा। तो आप एक ऑब्जर्वेशन के जरिए ये चीज पता कर सकते हो कि ये जो भी चीज है जिससे हमें लाइट मिलता है, जिसे हम सन कहते हैं, वो क्या हुआ, एक टाइम पे आया और कुछ देर के बाद, मतलब इतने समय के बाद या फिर इतना देर रहा यहाँ पे और उसके बाद जाके फिर ये सेट हो गया, सनसेट हो गया। ठीक है, तो ये पैटर्न हम खुद से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो लगातार सेम तरह का चीज जो है ना रिपीटिंगली 5 दिन 10 दिन 5 साल 10 साल तक होते रहे, तो लोगों को क्या होगा, ये एक बिलीव बन जाएगा कि नहीं ये एक लॉ है, ऐसा ही होता है। ठीक है, सो जो हमारा जागरूकता है ना वर्ल्ड को जानने का, अनवेल करने का, जो सीक्रेट्स है नेचर को, तो ये यही है कि सीक्रेट है जो डिस्कवरी ऑफ साइंस, या लोग साइंस को जो जानते हैं उसका पहला स्टेप है कि हमारे अंदर का जो अवेयरनेस, हमारे अंदर का जो जागरूकता है, ठीक है, यही नेचर के सीक्रेट्स को जानने का पहला स्टेप है। नाउ बात करते हैं व्हाट इज फिजिक्स। सो द मेन थिंग, जब लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि फिजिक्स आखिर है क्या, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या सब होता है। तो फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस जो आपने देखा अभी, ये सारा कुछ जो भी हम पूरे नेचर को, नेचुरल साइंस से पूरा का पूरा नेचर आ जाता है, हर एक चीज। अब उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं कि हम मोशन को ही डिफाइन करें या इसको डिफाइन करें, हर एक चीज को आपको उसमें समझना है जो भी नेचर में एग्जिस्टिंग है। तो इसके साथ आपको साइंस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी इंक्लूडेड मिलेगा। तो केमिस्ट्री बायोलॉजी का बेसिकली क्या है, अब ये सब आप जानते हैं, तो बेसिकली हम इसका डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। सो फिजिक्स कहाँ से आया इसका बात करते हैं। फिजिक्स बेसिकली ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से निकला है, जिसका मतलब होता है नेचर, नेचर को जानना। ओके, सो और इसका संस्कृत मतलब होता है भौतिकी। संस्कृत में फिजिक्स को भौतिकी कहा गया है। उसके बाद देखो प्रिसाइज डेफिनेशन जो है इस सब्जेक्ट का, वो इतना ये नहीं है कि हम सीधा एक लाइन में पूरा फिजिक्स समझा दें या ऐसा कोई डेफिनेशन, और ना ही उसका कोई खास आवश्यकता है कि फिजिक्स के डेफिनेशन को बेहतर तरीके से उस तरीके से समझें। वी कैन ब्रॉडली डिस्क्राइब फिजिक्स एज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर। फिजिक्स को हम बेसिक लॉज ऑफ नेचर का स्टडी कह सकते हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हम नेचर के लॉज को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं और उसका यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी के नेचुरल फेनोमेना को समझने के लिए। देखो ये ऐसा है ना कि नेचर जो हमारे सामने दिखता है, जो हम देखते हैं, जो पूरा यूनिवर्स है, ये स्टार, ये प्लैनेट्स, ये आपके ऊपर का जो आसमान है, ये बादल, ये रेन, जो भी आप देख रहे हो, पहाड़, सी, जितने भी चीजें आपको नेचुरली दिखती है, वो सब मान लो ये पूरा नेचर एक चेस बोर्ड की तरह है। ठीक है, ये पूरा जो नेचुरल थिंग आपको दिख रहा है वो सब चेस बोर्ड है।
और इस चेस बोर्ड को खेल रहा होता है नेचर। ये पूरा नेचर ही इसको खेल रहा है और हम अभी कुछ नहीं जानते। सपोज आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके सामने एक चेस बोर्ड है और दो प्लेयर चेस को खेल रहे होते हैं और आपको चेस के बारे में कोई आइडिया नहीं, यू नो नथिंग अबाउट द एनी स्टेप, एनी रूल्स रेगुलेशन, इसके बारे में आपको कोई पता नहीं। आप देखते हो, ऑब्जर्व करते रहते हो बहुत देर तक, 2 घंटा 3 घंटा ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप धीरे धीरे करके क्या करते हो, आपको लगता है कि नहीं अच्छा ये वाला जो एक है, जो भी एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या होता है, इसको ये यहाँ से यहाँ एक स्टेप बस चल पाता है, कभी भी एक स्टेप चल पाता है, लेकिन हाँ अगर इसके कॉर्नर में कुछ दूसरा होता है तो उसको वो क्या करना है, काट देता है। तो सिमिलरली इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक पैटर्न का पता लगाते हैं, देखते 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 हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब एक चीज बार बार सेम तरह का चीज घटना घटते रहता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक रूल्स बना लेते हैं। वो चीज एकदम रिपीटिंग होते रहे, हमेशा से वो चीज होता रहे, तो इस तरीके से रूल बना लेते हैं। देखो ऐसे करते करते हम क्या कर सकते हैं, चेस के सारे रूल्स रेगुलेशन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम चेस के सारे रूल्स रेगुलेशन को जान लिए हम, तो उसके बाद क्या होगा कि चेस में एक एक गेम सारे स्टेप्स को हम ये कर लेंगे। देखो कोई भी प्लेयर जो चेस खेलने का जो सबसे बेसिक स्टेप है ना, वो है कि आपको चेस का सारा रूल्स पता होना चाहिए। लेकिन सारा रूल्स पता होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप चेस पूरा खेल लोगे अच्छे से और जीत लोगे किसी से भी, ठीक है। उसमें क्या है कि आप जब भी किसी के सामने जब खेलते हो, उसमें कोई ना कोई नया स्टेप्स आपको मिल के आता है, कोई ना कोई नया स्टेप्स आपको सामने दिखता है। तो हमेशा से एक पॉसिबिलिटीज रहता है कि एक नया स्टेप जो है आपको डेवलप मिलेगा, एक नया नया कोशिश, एक नया तरीका, एक नया चाल, एक नया चीज आपको उस गेम में हमेशा पॉसिबिलिटी रहता है मिलने का। तो हमारा नेचर भी कुछ उसी तरीके से है कि ऐसा नहीं हमने जान लिया अगर नेचर को पूरा, तो बस हो गया, लॉ समझ लिया तो अब नेचर में कुछ भी होगा तो अब हम प्रिडिक्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे। ऐसा नहीं है, कभी भी कुछ भी नया चीज आपको मिल सकता है। सो बेसिकली फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है, ये हम समझने का कोशिश करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, जो नेचर को समझना है, ये काफी आसान हो जाता है जब हमारे पास मैथमेटिक्स को यूज करने की आजादी होती है। जैसे अगर हम ये कहें कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दो मास is proportional to product of masses and inversely proportional to the square of distance apart। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर हम बोले बार बार, चलो ये लॉ है, ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, न्यूटन ने ऐसा ऑब्जर्व किया, ओके। लेकिन इसको अगर बार बार इसी चीज को बोले हम, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी, ये काफी मुश्किल होगा हमेशा इतना बड़ा लिखना, ये करना। तो देखो मैथमेटिक्स इसके लिए क्या बेहतरीन काम करता है। मैथमेटिक्स को यूज करके आप सीधा लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर बस आप इतना लिखो, या बस ये लिखो फोर्स प्रोपोर्शनल m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये इतना छोटा सा ये जो एक्सप्रेशन है, ये इस पूरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दे रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, की मैथमेटिक्स कितना आसान बना देता है फिजिक्स को समझना, नेचर को समझना। इससे आप पूरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझ सकते हो बस इतने ही एक्सप्रेशन से। तो दिस इज द मैथमेटिक्स दैट मेक्स फिजिक्स वेरी इजी। So thus mathematics is the language of physics. We can say mathematics क्या है, physics का language है। Without language of mathematics, it would be very much more difficult to discover and understand and explain the law of nature। अगर हमें law of nature को समझना है, nature के laws को समझना है, तो mathematics का use करना काफी आ, जरूरी पड़ेगा हमें। अगर नहीं यूज करते तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई ऑब्जर्वेशन मिलता है और उसको बस स्टेटमेंट में लिखो, बस स्टेटमेंट में लिखते चलो, तो आपको पता चलेगा कि आपके 2-4 लॉ मिलते मिलते आपका एक बुक बन गया। तो इतना सारा किताब बन जाएगा अगर बस स्टेटमेंट में हम लॉज को लिखते चले, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। देखो हम फिजिक्स समझ तो लेंगे, ये समझ तो ले जाएंगे कि कैसे ये नेचर काम कर रहा है, कैसे कोई भी चीज घट रहा है, कैसे कोई चीज कंट्रोल हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब सारा कुछ सीख सकते हैं। बट उसको और बेहतर तरीके से अगर हमें एक्सप्लेन करना है, इलैबोरेट करना है, तो मैथमेटिक्स उसके लिए हमें काम आता है। देखो ये ठीक वैसा ही है, आपको अगर मान लो कि अपना एक्सप्रेस करना है अपने फीलिंग्स को, आपका जो अंदर फीलिंग है वो आपको किसी को कम्युनिकेट करना है, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक लैंग्वेज का आवश्यकता होगा, आपको एक मीडियम का आवश्यकता होगा। देखो अगर मीडियम आपके पास नहीं है ना, फिर भी आप अपने एक्सप्रेशन से हाथ वाथ हिला के ये करके अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो कर लोगे, बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट लाइक दिस। ठीक है, ये ठीक वैसा है। या फिर अगर आपको बोलने आता है और आपका ग्रामर या वोकैबुलरी आपका काफी वीक है,
तो काफी प्रॉब्लम होगा आपको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। देखो एक और एक्सप्लेनेशन है इसको समझाने का कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स का क्या यूज है, कैसे इसका इसका इम्पोर्टेंस होता है। सपोज आपको दिल्ली से आगरा जाना है और आगरा में जाके आपको ताजमहल देखना है, सपोज, ठीक है। आगरा में आपको ताजमहल देखने जाना है और ताजमहल देखने के लिए जाना है तो ताजमहल आप बहुत सारे उपाय से जा सकते हो, रोड से जा सकते हो, नॉर्मल बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो। लेकिन अगर हम एक डीलक्स बस रिजर्व करें, ओके, और इस डीलक्स बस के अंदर बैठ के जाए और इसके अंदर का जो है ना पूरा वीडियो, वो कुछ वीडियोस फिल्म्स होगा इसके अंदर, वो देखे, पूरा मेमोरीज को कलेक्ट करें, अगल बगल के एनवायरनमेंट को देखते हुए चले, एकदम लग्जरी के साथ यहाँ तक पहुंचे, तो इट विल बी नेक्स्ट प्राइम गोल ऑफ रीचिंग आगरा एंड व्यूइंग ताजमहल। ताजमहल को देखने का ये एक अलग गोल हो जाएगा और काफी आसान बना देगा हमें अपने गोल तक पहुंचने को, इस चीज को समझना। देखो उसी तरीके से क्या है ना, नेचर क्या है, अगर ताजमहल को देखना और आगरा पहुंचना अगर फिजिक्स है, तो मैथमेटिक्स ये डिलक्स बस है। ओके, सो टू अंडरस्टैंड नेचर इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स द डिलक्स कोच टू टेक अस देयर कंफर्टेबली। अगर आपका मुद्दा है कि हमको फिजिक्स समझना है, आपका गोल है कि फिजिक्स समझना है, जानना है, तो मैथमेटिक्स कंफर्टेबली, आराम से आपको फिजिक्स तक पहुंचाएगा। So the relationship of physics and mathematics must be clearly understood and keep in mind while doing physics course। जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे, जो भी आप पढ़ोगे आगे, उसमें मैथमेटिक्स का जो रिलेशन है ना इसके साथ फिजिक्स का, ये हमेशा दिमाग में रखना है। और इसमें जितना बेहतर आप होंगे, मैथमेटिक्स में जितना बेहतर होंगे, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप फिजिक्स समझ लेंगे, फिजिक्स को समझ पाएंगे, नेचर के लॉज को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखो यहाँ पे अब मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथमेटिक्स में पूरा पीएचडी हो जाओ, उस तरीके से ऐसा कोई जरूरी नहीं। जो बेसिक्स चीज है मैथमेटिक्स का, जो हमें जरूरत पड़ेगा फिजिक्स को समझने के लिए, वो हम कोर्स में आगे करेंगे और जितना बताएंगे बस उतना। और जो आपके क्लास 10th तक का जो मैथमेटिक्स है ना, वो सफिशियंट होगा, ठीक है। और जो आपको बताया जाएगा मैथमेटिक्स, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, ये सारा काम आएगा आपको। तो ये अभी इस लेक्चर में हम लोग इतना यहीं तक देखेंगे कि जो हमारा फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन था, फिजिक्स क्या था, ये समझे। इसके बाद वाला लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग इवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे कि फिजिक्स का जो इवोल्यूशन है वो कैसे आया, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या चीज को ऑब्जर्व किया गया और कैसे करके डेवलपमेंट हुआ फिजिक्स के सारे लॉज का, या कैसे कैसे करके सारे साइंटिस्ट आए, सारे फिजिसिस्ट डेवलपमेंट हुए, फिजिसिस्ट का डेवलपमेंट हुआ, और कैसे लॉज सबका डेवलपमेंट हुआ, वो बेसिक जानेंगे। और उसके बाद कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जानेंगे, 4 फंडामेंटल फोर्स होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और देन आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन यूनिट एंड डायमेंशन। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा फिजिक्स और नेचुरल वर्ल्ड को समझना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।